सभी साथियों को मेरा जय भीम। और आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल, जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, पिछले समय में 2 वीडियो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जो एक ख़ास मैगज़ीन के जो कवर स्टोरी छपी थी उसके ऊपर आधारित हैं। और जो मैगज़ीन, मैं एक बार फिर उसका नाम आपको बताना चाहता हूँ। ये मैगज़ीन का नाम है संडे। तो संडे मैगज़ीन जो 1994 में फरवरी 1994 में ये कवर स्टोरी छपी थी संडे मैगज़ीन में, जिसके बारे में हम आपको 2 वीडियो मानवर कांशीराम साहब के संबंध में हम प्रस्तुत कर चुके हैं। और आशा है आपने वो ज़रूर उसको अच्छी तरह से समझा होगा, क्योंकि मानवर कांशीराम साहब का जो आंदोलन था वो जातियों की जागरूकता के ऊपर आधारित था। और जातीय जागरूकता इतने लेवल पर पहुंच चुकी थी कि जिन जातियों को अभी तक सत्ता में आने का मौका नहीं मिल सका था, उन जातियों को मानवर कांशीराम साहब के द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण सत्ता तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हो चुका था। तो इस दौर में जब 1993-94 का ये दौर था और यूपी में गठबंधन की सरकार बन चुकी थी सपा और बसपा को मिला करके, तो इसका संदेश पूरे देश में बहुत तेज़ी से फैला था। और उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां लगातार बदल रही थी। तो उसी जो पिछले वीडियो से आगे हम आज आपके सामने जो संडे मैगज़ीन में आगे की बातें छपी हैं और जो ख़ास तौर से उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित है, ये हमारे आज की नौजवान पीढ़ी को वो तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी और राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम उसी के संबंध में कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने जो इस मैगज़ीन में छपी हैं, उन बातों पर हम आपके सामने अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसे इसमें एक बात छपी है, इसमें उस समय क्योंकि तत्काल 1993 में बीपी सिंह भी एक बड़े नेता उस समय हुआ करते थे। और जो कांशीराम साहब का आंदोलन था उसी दौर में, जब 1988 में ये बात ये छपी हुई है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको कि 1988 में मानवर कांशीराम साहब ने बीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो इस तरीके से जो सत्ता के केंद्र थे वो बीपी सिंह थे, इधर कांग्रेस थी, उधर बीजेपी के कई लीडर थे। तो ऐसे में मानवर कांशीराम साहब की एक अलग पहचान इतने सारे नेताओं के होते हुए भी मानवर कांशीराम साहब ने एक बहुत ही मजबूत अपना स्थान राजनीति में बना लिया था। तो उसके बारे में मैगज़ीन अपने अपने तरीके से पेश कर रहे थे। तो एक ये जो बात लिखी है इसमें, ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द बीएसपी लीडर हैज़ ऑलवेज pitched himself as the kingmaker of UP. I had always said I would get Mulayam to install as the chief minister of the UP. तो उन्होंने जो कहा था कि मैं इस उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका निभाऊंगा, और उस समय उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं मुलायम सिंह को इस यूपी का चीफ मिनिस्टर बना के रहूँगा। और ये वादा पूरा करके दिखाया मानवर कांशीराम साहब ने। तो इससे दूसरे लोगों के अंदर खलबली मच गई कि कांशीराम जो कहते हैं वही करके भी दिखाते हैं। तो ये बात समाज में जब फैली तो उसके बारे में मैगज़ीन और आगे लिखती है कि द प्रोफेशनल एजेंडा इज़ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित्स एंड द establishment of Bahujan Samaj, a society of majority. He says it is time the Dalits got a fair deal. लेकिन उनका जो फोकस था
वो दलितों को और बहुजन समाज को इस सत्ता में भागीदारी दिलाने का रहता था, चाहे किसी भी तरीके से उन्हें अपनी कार्य प्रणाली बनानी पड़े, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि दलितों को और पिछड़ों को देश की सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य रहता था। मैनी ऑफ द कांसीराम्स मीटिंग, नियरली ऑल ऑफ मायावतीज बिगैन टू आस्किंग, तो इसमें जो है कुछ इस तरह की बातें लिखी हैं कि जब बहन जी की मीटिंग होती थी उस समय, तो उनका द्वारा जो उसमें मौजूद लोग होते थे उनका हौसला बढ़ाने के लिए तरह तरह से नारे उसमें लगाए जाते थे, और नारे कई लिखे हैं, लेकिन एक नारा जो बहुत उस समय मशहूर था उस समय भी, कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये नारा उस समय हर एक मीटिंग में बहुत ज़ोर शोर के साथ लगाया जाता था, और ये इस नारे का ही प्रभाव था कि लगातार पार्टी की जड़ें मजबूत होती गईं। तो इसमें आगे का मैं और बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें पूरी स्टोरी काफ़ी लंबी है, तो मैं सारी बातें आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें ही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो इसमें ये लिखा है कि इन उत्तर प्रदेश ही इज़ सीन एज ए प्रो मुस्लिम लीडर रादर दैन ए लीडर ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। ये मुलायम सिंह के बारे में लिखा है। मैनी बैकवर्ड कास्ट कुर्मीज एंड लोधाज आर staunch supporter of the BJP and former Chief Minister कल्याण सिंह इज ए लोधा हिमसेल्फ। क्योंकि उस समय जो बैकवर्ड क्लास के लीडर थे उसमें मुलायम सिंह जी के अलावा कल्याण सिंह जी थे। तो उनकी जो बिरादरी थी, उनकी जो कल्याण सिंह की बिरादरी थी, लोधी बिरादरी, तो वो ज़्यादातर बीजेपी के समर्थन में थी। लेकिन मुलायम सिंह का जो फोकस था वो मुस्लिम समाज के ऊपर था। विदाउट मुस्लिम सपोर्ट द अलायंस कुड नेवर हैव कम टू पावर इन ऑल द कंस्टिट्यूएंसीज वेयर द अलायंसेस कैंडिडेट्स हैव वन। मुस्लिम्स अकाउंट फॉर ओवर 15% ऑफ द पॉपुलेशन। बिना मुस्लिम समाज के सपोर्ट के गठबंधन नहीं जीत सकता था, और ज़्यादातर सीटें वही जीती गई थी जहाँ पर मुस्लिम समाज 15% से ज़्यादा था। But to the imagine that everything is hunky dory between the backwards and in the Dalits is to grossly misread यूपी कास्ट पॉलिटिक्स। यूपी की कास्ट की जो पॉलिटिक्स है, यूपी में जो जातिवादी राजनीति है, उसका समझ पाना आसान नहीं था। उसमें कई चीज़ें आपस में बहुत ही जटिल, आपस में जो जातियों में जो जटिलता थी उसको समझ पाना कोई आसान काम नहीं था। क्योंकि आपस में जो बैकवर्ड क्लास थी उनमें भी जिस तरीके से आपस में झगड़ा पैदा किया गया था, और ये किस व्यवस्था के कारण, ये मनुवादी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण आपस में बैकवर्ड क्लास में भी या दलितों में भी आपस में झगड़ा रहता था। एज द अलायंस चीफ आर्किटेक्ट्स वुड हैव एज believed in fact the whole motion of an OBC Dalit unity is totally bogus। यानी ये पेपर तो अपने हिसाब से लिख रहा है कि जैसे कि दलितों में और ओबीसी में आपस में जो गठजोड़ बनाना चाहते थे मानवर कांशीराम साहब का, तो पहले से ही था कि भाई इन जातियों को आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे बना करके एक दूसरे में भेदभाव की खाई पैदा की गई है। तो इसलिए आपस में इनका जोड़ना आसान काम नहीं है। लेकिन कांशीराम साहब तो इसके लिए पूरी तरह तैयार थे कि हमारा जो विरोधी है वो आपस में लड़ाने का काम करेगा, लेकिन हम इनको आपस में जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। इन यूपी द डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट आर द यादव्स एंड कुर्मीज हु आर जनरली लैंड ओनर्स। यूपी में जो बैकवर्ड कास्ट हैं, यादव और कुर्मी, इनके पास ज़्यादातर ज़मीन है। द दलित्स आर एम्प्लॉयड इन फार्म लेबरर्स एज देयर लैंड। और दलित उनकी ज़मीनों पर काम करते हैं, उनके जो ज़मीन हैं उनकी ज़मीनों पर दलितों को मजदूरी करनी पड़ती है। देयर चीफ एक्सप्लॉयटर्स आर देयर एम्प्लॉयर्स। और जब उनके यहाँ मजदूरी करते हैं तो वो
उनका शोषण भी होता है जमींदारों के द्वारा। एंड डेस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज एन इलेक्टोरल अलायंस बिटवीन टू ग्रुप्स इज सोशली देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन। वैसे ये अलायंस बन चुका था बैकवर्ड में और राजनीति में, बैकवर्ड में और शेड्यूल कास्ट में, दलितों में आपस में अलायंस बन चुका था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर ये अलायंस बनना काफ़ी कठिन था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी नज़र आते थे। लीडिंग टू वन ऑफ द बिटरेस्ट कास्ट वार्स बीइंग फ्रॉट इन इंडिपेंडेंट। और इस तरीके से स्वतंत्र भारत में बैकवर्ड में और दलितों में भी काफ़ी झगड़े देखने को मिले थे। इवन टुडे इन यूपी ए villages the backward caste will not readily permit Dalit bridegroom to sit on a horse of wedding procession as higher caste bridegrooms do। आज भी यूपी के गांव में दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से मना किया जाता है, दलितों की बारात में घोड़ी पर चढ़ने से मना किया जाता है। तो ये तो आज से जब 1990 की और 92-93 की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तो बहुत समय बीत चुका है। आज भी कई जगह पे देखा जाता है कि इस तरह के झगड़े, घोड़ी पर न चढ़ने से मना करना, आज भी इस तरह की स्थिति समाज में देखी जाती है। तो ये घटनाएं उस समय भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। फर्दरमोर इवन विद इन द दलित्स एंड द ओबीसीज देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड थ्रू आउट the Hindi belt. Caste is a complex issue where each subcaste is divided into various subcaste with intra divisions। और ये जाति के अंदर जातियाँ, जाति के अंदर जातियाँ, जिस तरीके से इस जाति व्यवस्था को इतना जटिल बना दिया गया है कि वो लोग आपस में ही उलझ के रह जाते हैं। इतना ज़्यादा जातिवाद का आपस में बोलबाला है। दलित समाज आर सोशली superior to Bhangis for instance and will not intermarry or even share a meal together। आपस में शादी का रिश्ता या खान पान का रिश्ता उन लोगों में नहीं देखने को मिलता। तो ये सारी स्थितियाँ, सामाजिक जो स्थितियाँ इस मैगज़ीन में लिखी हैं, हमारा कहने का सिर्फ आशय यही है कि जो सामाजिक स्थिति से गुजर रही थी उस समय की राजनीति, और उसी पर राजनीति चल रही थी, तो ऐसी हालातों में मानवर कांशीराम साहब को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपस में भाईचारा पैदा करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत और कितने ज़्यादा प्रयास मानवर कांशीराम साहब को करने पड़ रहे थे। क्योंकि चाहे वो मीडिया के माध्यम से है, चाहे वो अन्य ताकतों के माध्यम से, उनमें आपस में एकता और भाईचारा बनाने का जो भी प्रयास करता था, उसको रोकने का प्रयास भी होता था। एक तरफ तो भाईचारा बनाने के प्रयास होते थे और दूसरी तरफ भाईचारे को तोड़ने के प्रयास भी साथ साथ, चाहे मीडिया के माध्यम से कहा जाए या और अन्य ताकतों के द्वारा कहा जाए, भाईचारे को बिगाड़ने के काम भी साथ साथ चलते थे। तो ऐसी हालतों में मानवर कांशीराम साहब निश्चित रूप से जो है बहुत कठिनाई से ये काम कर पा रहे थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस सब के बावजूद भी जो उन्होंने काम करके दिखाया, तो उसी की वजह से जो विरोधी लोग थे, जो दुश्मन लोग थे, उनको ये लगा कि भाई जब इतनी बुरी हालात में भी कांशीराम कामयाब हो सकते हैं और यूपी में कामयाब हो सकते हैं, तो बाकी देश में क्यों कामयाब नहीं हो सकते कांशीराम। इसके लिए पूरे देश में राजनीतिक बहुत ज़्यादा हलचल पैदा हो गई थी, और उसी से ये जो मीडिया है इस तरह की बातें लिखने को मजबूर हो गया था कि कांशीराम जी की पॉलिटिक्स है क्या, किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, इसमें और जो दो चार बातें काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं आपके सामने, ये वीडियो को भी काफ़ी बड़ा हो गया है। इसमें उस समय के एक नेता थे मधु लिमये, तो मधु लिमये थे तो इस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मधु लिमये की मैं बात ज़रूर इसमें एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मधु लिमये एक इसमें लिखा है, रिगार्ड्स कांशीराम एज ए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट। मधु लिमये उनको
केवल एक राजनीतिक अवसरवादी मान के चलते हैं, और इसमें कोई शक नहीं। कांशीराम तो खुद ही कहते थे, मानवर कांशीराम साहब तो खुद ही कहते थे कि हाँ, अगर कोई मुझे अवसरवादी कहता है तो मैं मानता हूँ, मैं अवसरवादी हूँ। और मैं अवसरवादी इसलिए हूँ क्योंकि हमारे समाज को अभी तक अवसरों से वंचित किया गया है। तो हम तो जो भी अवसर मिलता है अपने समाज को मजबूत करने का, तो ये हमें हासिल करना है। हमको अवसर को छोड़ना नहीं है, हमें उस अवसर का लाभ उठाना है। तो भले ही उनको इस तरह के ताने सुनने को मिलते रहे हों कि कांशीराम अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी हैं, लेकिन कांशीराम जी इन बातों का कभी भी बुरा नहीं मानते थे। तो इस तरह का जो ये और भी इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो ज़्यादा लंबी बात न करते हुए इसमें ये वीडियो हम आगे इसको ज़्यादा नहीं बड़ा करना चाहते हैं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। और कांशीराम जी का जो पूरा फ़लसफ़ा था, जो राजनीति थी, वो ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी थी जब जो दुश्मन है, जो विरोधी हैं, तो जातीय जागरूकता को वो रोक नहीं पा रहे थे। और दलितों, पिछड़ों, शोषितों के हाथ में जो शक्ति पैदा हो रही थी, जो उनके हाथ में शक्ति आ रही थी, तो उस शक्ति का जो मुख्य रूप से नुकसान हो रहा था। जो उस समय की ऐसी दबंग जातियां थीं, उनके हाथ से शक्ति खिसक रही थी, और दलितों, पिछड़ों के हाथों में जब शक्ति आ रही थी, तो ये बात ऐसे लोगों को हजम नहीं हो पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। इसलिए तरह तरह के मिथक और तरह तरह की दुष्प्रचार भी मानवर कांशीराम साहब को झेलने पड़ रहे थे। लेकिन मानवर कांशीराम साहब इन बातों से कभी घबराने वाले नहीं थे और उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।